हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रशांत पाटीदार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं प्रयास फाउंडेशन की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ट्यूब फीडिंग करवाई जाती है। ठीक वैसे ही आज और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने आया हूं और वो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को जब ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है या ब्लड के किसी भी प्रोडक्ट को हम लोगों को ट्रांसफ्यूज करना होता है, सो सबसे पहले हमें ये तीन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहली ये ABO, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है हमें वो पता होना चाहिए कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है। सेकंड बात आ जाती है कॉम्पिटेबिलिटी, कि कॉम्पिटेबिलिटी कितनी है। और थर्ड बात होती है क्रॉस मैचिंग, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप A, B एंड O, ये हम लोगों को पता होता है कि तीन ब्लड ग्रुप बेसिकली ABO सिस्टम से हम लोगों को ब्लड डोनेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। अब ब्लड ग्रुप के सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ABO के सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो टाइप A है वो किससे मैच कर सकता है, टाइप A से और टाइप O से। ठीक है, और जो टाइप B है वो किससे मैच कर सकता है, टाइप B से और टाइप O से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो O है वो सिर्फ O से मैच करता है। अब बात करते हैं AB की। AB जो ग्रुप है वो AB ग्रुप, जो AB ग्रुप होता है वो किसी से भी मैच कर सकता है, किसी भी A ग्रुप से, B ग्रुप से, O ग्रुप से। क्यों? क्योंकि AB के पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती, तो हम लोगों को सिंपली आंसर देना है जो ब्लड ग्रुप AB ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटेबिलिटी। कॉम्पिटेबिलिटी मतलब दोनों पर्सन्स का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए। और मैच कैसे करना चाहिए, एक तो हमारा ABO सिस्टम हो गया ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से, और एक सिस्टम आता है जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये रिसीवर की और ये डोनर की। ठीक है, ये जो सेल है, ये सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब ये प्रोटीन्स अगर इसकी बॉडी की जो सेल्स हैं उन सेल से मैच करते हैं तभी उन्हें हम लोग कहेंगे कॉम्पिटेबल। कॉम्पिटिबिलिटी प्रेजेंट। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाले जो प्रोटीन्स होते हैं जो दोनों मैच कर जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेबिलिटी प्रेजेंट है। और जब कॉम्पिटेबिलिटी प्रेजेंट होती है तभी हम लोग सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा पाते हैं। सो हमने देखा था कि फर्स्ट था हमारा ABO सिस्टम, और सेकंड में हम लोगों को दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट होता है हमारा ABO सिस्टम, ABO एंटीजन टाइप का, और दूसरा होता है कॉम्पिटेबिलिटी। कॉम्पिटेबिलिटी किस चीज की, सरफेस प्रोटीन। जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो प्रोटीन है वो दोनों रिसीवर और डोनर दोनों की बॉडी की सेल्स का प्रोटीन सेम होना चाहिए। जब वो मैच करेगा तभी जो रिसीवर है उसकी बॉडी उस प्रोटीन को या उस ब्लड को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो हमने देखी थी वो थी क्रॉस मैचिंग। अब क्रॉस मैचिंग में क्या करते हैं हम लोग, कॉम्पिटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, कि हम लोग जब सैंपल कलेक्ट कर लिया, रिसिपिएंट से हम लोगों ने ब्लड ले लिया, जो डोनर है इसे समझिएगा डोनर, ठीक है, और ये है हमारा रिसिपिएंट। ठीक है, जो डोनर है और रेसिपिएंट है इन दोनों का ब्लड कलेक्ट कर लिया, और ब्लड कलेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद उसको आफ्टर 4 आवर्स, कितने टाइम बाद, 4 आवर्स, 4 घंटे बाद हम लोग वापस उसकी क्रॉस मैचिंग करेंगे कि वो ब्लड कॉम्पिटेबल है या नहीं है, एक दूसरे से मैच कर रहा है या नहीं। जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहेगी, तीनों चीजें पॉजिटिव रहेगी, तभी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कई सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनमें होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स ही हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं। सो हम आइए देखते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ब्लड के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है RBCs, सेकंड होता है प्लेटलेट्स, थर्ड होता है फ्रोजन प्लाज्मा, एंड फोर्थ होता है होल ब्लड। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे RBCs की।
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हम लोगों ने देखा है 4 होते हैं, और उनमें सबसे पहला जो होता है वो होती है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग आरबीसीज कहते हैं। और जब हम बात करते हैं इसकी एक यूनिट की, तो एक यूनिट के अंदर आरबीसीज की एक यूनिट में जो टोटल ब्लड होता है वो होता है 250 ml, और जो उसे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर हम उससे स्टोर करके रखते हैं वो टेम्परेचर होता है 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, इसकी उम्र कितनी होती है, 120 डेज इसकी अप्रोक्स लाइफ स्पैन मानी जाती है। प्लस एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हम लोग आरबीसीज के बारे में बात करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग इसकी बात यह है कि हर यूनिट जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, हर एक यूनिट के साथ में 1 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता जाता है पेशेंट की बॉडी में। एक यूनिट में हमने देखा था 250 ml ब्लड पाया जाता है। अगर हमने एक यूनिट पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दी है तो उसकी बॉडी में जो उसका जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल है वो हर बार एक यूनिट से कितना बढ़ेगा, 1 ग्राम पर डीएल, डीएल मीन्स 100 ml, ठीक है। और हीमेटोक्रिट भी बढ़ाता है वो, हमारी जो ब्लड एक ब्लड का जो यूनिट है वो यूनिट कितना हीमेटोक्रिट बढ़ाएगा, 2 to 3% हीमेटोक्रिट लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हमारी आरबीसीज की सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ स्पेसिफिक बातें थी जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, और हम लोग वहाँ पर इन यूनिट्स को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और चलिए हम बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। और जो अगला टॉपिक है वो कंपोनेंट था होल ब्लड। जब हम बात करते हैं होल ब्लड की, कई बार क्या होता है हेमरेज कंडीशन होती है, अगर एक्सीडेंटली इंजोर हो गए हैं या हेमरेज की कंडीशन हुई है तो उन कंडीशन में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब क्या करते हैं, होल ब्लड को एडमिनिस्टर करने के लिए। और जब हम लोग होल ब्लड को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि होल ब्लड, कंप्लीट जो ब्लड होता है उसकी एक यूनिट में कितना अमाउंट होता है, एक यूनिट के अंदर, जैसे कि हमने आरबीसीज की बात करी थी तो एक यूनिट के अंदर पीसीवी, पेक सेल वॉल्यूम कितना था, एक यूनिट कितनी थी, 250 ml, ठीक है। ये एक यूनिट थी हमारी आरबीसीज की। ठीक वैसे हमारा होल ब्लड की एक यूनिट होती है, कितनी होती है, 350 ml। एक हमारी जो ब्लड यूनिट होती है, ब्लड की यूनिट के अंदर कितना अमाउंट पाया जाता है, 350 ml ब्लड पाया जाता है। जब हम बात करते हैं होल ब्लड की, तो होल ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम लोग बात कर सकते हैं प्लेटलेट की, हम लोग बात कर सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की, प्लाज्मा की, और जो भी उसके ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स हम लोग होल ब्लड के अंदर ही काउंट करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग होल ब्लड को एडमिनिस्टर करते हैं तब हमें इतना ध्यान रखना होता है कि 350 ml की ब्लड की यूनिट है, प्लस 50 ml हमें एंटीकोगुलेंट भी ऐड करना है ताकि ब्लड के अंदर क्लॉट ना बने, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड सेल्स, वो होती है प्लेटलेट्स। अब दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स ऐसी छोटी छोटी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो क्या करती है, वो क्लोटिंग का काम करती है। हमारी बॉडी में अगर बाय चांस कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है तो उसको वापस हील करने के लिए और वहाँ पर क्लोट बनाने का काम करती हैं प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की, तो क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग, अगर किसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस, सॉरी, प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। वो थ्रोम्बोसाइट्स की जब कमी हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। अब बेसिकली हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, नॉर्मली प्लेटलेट काउंट देखा जाए तो 1,50,000 टू 4 लाख, ठीक है। ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। जब इस नॉर्मल रेंज से प्लेटलेट का लेवल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन हो जाती है तब क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी इंजरी हुई, कोई भी चोट लगी तो वो घाव भरता नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। बेसिकली हम लोग इतना जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा हमने देखा था कि आरबीसीज की एक पीसीवी की जो यूनिट थी उसके अंदर कितना कंटेंट था, 250 ml। ठीक वैसे हमने देखा था होल ब्लड की जो एक यूनिट थी उसके अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 350 ml। ठीक वैसे ही प्लेटलेट की एक यूनिट के अंदर कितना क्वांटिटी प्रेजेंट होता है, वो होती है 50 to 70 ml। कितना होता है, 50 to 70 ml। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट की, तो इनको स्टोर कितने डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं वो भी देख लीजिए, 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इन्हें स्टोर करके रखा जाता है। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने
प्लेटलेट्स कलेक्ट की, और प्लेटलेट्स कलेक्ट करने के बाद में हम लोगों को उसको ट्रांसफ्यूज करने के लिए बस 15 टू 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें उसको ट्रांसफ्यूज करना होती है। ठीक है, जो फोर्थ कंपोनेंट था वो था हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसमें एक यूनिट के अंदर कितना होता है, कितना कंटेंट होता है, 200 टू 250 ml। अब बात करते हैं प्लाज्मा क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग। प्लाज्मा इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोटिंग फैक्टर्स जो हमारी ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करवाते हैं। कई कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमारी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, और इसकी वजह से हमारी ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। तो उसी को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर किया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, हमारी जो ब्लड होती है उस ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर हमारे बॉडी के प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्लस हमारी बॉडी की क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि कई सारी मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के काम आते हैं। दोस्तों, हीमोफीलिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो किसकी कमी की वजह से पाई जाती है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 की कमी की वजह से और फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर F1 की वजह से। ठीक है, अगर ये दो कमी है हमारी बॉडी में तो क्या प्रेजेंट होगा, कोई कंडीशन जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, क्रायो प्रिसिपिटेट प्लाज्मा प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करेंगे क्रायो प्रिसिपिटेट प्लाज्मा क्या होता है। क्रायो, जब दोस्तों जहाँ कहीं भी आप क्रायो वर्ड पढ़ें तो आप सिंपली समझ जाइए कि क्रायो इंडिकेट करता है बिल्कुल ठंडी चीज़ों को। सो क्रायो इंडिकेट करता है किसी भी ठंडी चीज़ों को, और प्रिसिपिटेट मतलब प्रिसिपिटेशन, और प्लाज्मा, जब हम बात करते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जो फ्रिज से निकालकर डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रायो प्रिसिपिटेट प्लाज्मा। ठीक है, समझ में आया कि FFP का यूज कहाँ किया जाता है, मेनली इन कंडीशन ऑफ हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है, इन डेफिशिएंसी ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 एंड इन डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर 1। ओके, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कितने टाइम में हमें इसे एडमिनिस्टर करना है और हम लोग कितने टाइम तक FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं। तो हमें 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही हमें ये एडमिनिस्टर करना होता है, और हम लोग, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे हम लोग 1 ईयर तक प्रिजर्व कर कर रख सकते हैं फ्रिज में, और 1 ईयर तक हम लोग उसको सेफ रख सकते हैं ताकि वो इफेक्टिवली किसी को भी एडमिनिस्टर किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है जब आप ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। उस वक्त एज ए नर्स आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और चलिए हम लोग उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर नजर डालते हैं। ओके, जो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो O पॉजिटिव होता है ये होता है सबसे कॉमन ग्रुप, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप होता है O पॉजिटिव, और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो O नेगेटिव होता है, जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप AB है ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या नहीं होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है। जो O नेगेटिव ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन एब्सेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, वो यूनिवर्सल डोनर, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। प्लस जो AB ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी जब नहीं होगी तो वो इजीली किसी भी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड होता है वो इजीली अपने मैच कर सकता है, कॉम्पिटिबल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और क्या होता है, और क्या ध्यान रखना होता है, नॉर्मल सलाइन के अलावा कोई भी ऐसी मेडिकेशंस हमें ऐड नहीं करना है, ऐसी या कोई भी ऐसी मेडिकेशंस एडमिनिस्टर नहीं करना है ब्लड के या ब्लड के कंपोनेंट्स के साथ में। सिर्फ हम ऐड कर सकते हैं वो होता है नॉर्मल सलाइन। और जब हम बात करते हैं ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन की तो उस वक्त हमें कितना ध्यान रखना होता है, स्टार्टिंग जो 15 मिनट्स होते हैं वो बड़े क्रिटिकल फेज होते हैं। सो उन 15 मिनट्स में हमें ध्यान रखना होता है कोई एडवर्स रिएक्शन का, उसकी कॉम्पेटेबिलिटी का, अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो एडवर्स रिएक्शन शो कर रहा है, उनके लिए भी हमें उनका ध्यान रखना होता है। अब जो ब्लड इन्फ्यूजन होता है वो 4 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर 4 आवर से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वहाँ चांस बढ़ जाते हैं सेप्टिसेमिया, ब्लड में इन्फेक्शन की होने के चांसेस। क्यों, क्योंकि हम जो ब्लड प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर होती है डेक्सट्रोज शुगर, जो कि क्या हो सकता है,
हमारी बॉडी के अंदर जब 4 आवर से ज़्यादा कॉन्स्टेंटली हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे तो सेप्टिसेमिया होने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि सबसे जो हमारा क्रिटिकल फेज होता है वो हमने देखा था स्टार्टिंग के 15 मिनट्स का। उसके बाद में हमें ध्यान रखना होता है कि पेशेंट में अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन शो हो रही है तो उनके लिए हम लोगों को पहले ही रेडी होना चाहिए। हम लोग जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं उनको हमारी ट्रे अरेंजमेंट में शामिल करना चाहिए। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें जो ब्लड का पाउच होता है, जो हमारा यूनिट होता है, उस यूनिट को चेक करना है कि कहीं हमारा जो ब्लड हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो ब्लड बैंक से लेकर के आए हैं, वो एक्सपायर तो नहीं है। डेट ऑफ एक्सपायरी हमें देखना होती है। उसके बाद में हमें अगर पेशेंट को पहले अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है तो उनसे हम लोग को डाइफेनहाइड्रामिन जो मेडिकेशन होती है उस मेडिकेशन को प्रोवाइड करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ही, ताकि उसके अंदर एडवर्स रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। जो डाइफेनहाइड्रामिन है वो क्या होती है, एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन होती है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए 18 गॉस की नीडल जो ग्रीन कलर की होती है उसे। क्यों? अगर हम लोग उससे बारीक पॉइंटेड वाली नीडल्स लेंगे तो क्या होगा, जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो हो सकता है ब्रेक हो जाए। इसलिए क्या यूज करते हैं, 18 गॉस की नीडल। प्लस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट अपने कंफर्ट जोन में रहे और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मैक्सिमम ड्रॉप फैक्टर होती है, जो रेट होती है, वो कितना रखना है, मैक्सिमम कितने रख सकते हैं लोग, 40 ड्रॉप्स पर मिनट, 40 ड्रॉप एक मिनट में, 40 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखना है स्पीड। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक जो चाहते हैं कि हम सजेस्ट कीजिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग